सीधे तौर पर मनोज पंडित जी आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि गोवा की बात कर ली जाए या फिर उत्तराखंड की बात कर ली जाए या फिर उत्तर प्रदेश, तीनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ऐसे में आपके लिए चैलेंज बहुत सारा है और इन सब चैलेंजेस से पार पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा। मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं और जो सरकारों ने काम किया है वो जनता तक पहुंच चुका है और अब तो सिर्फ ये है कि उस काम के बिहाफ पे हम दोबारा सत्ता में कैसे लौटें, हमने जो काम किए हैं ये कैसे कैसे हम लोग जनता तक पहुंचाएं, उसी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आज उत्तराखंड में भी है, आज गोवा में भी है, गोवा में भी एक ही फेस में हो जाएगा, उत्तराखंड में भी एक ही फेस में हो रहा है जी। तो अब उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का आज वोटिंग है, ठीक है जी। आप 55 में से 11 जिलों में हो रहा है, 55 सीटों पे, ठीक है, जिसमें 38 पहले समाज बीजेपी के पास थी जी। तो हमें लगता है कि जो काम, जो कानून व्यवस्था, जो विकास के काम भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, लोग बहुत संतुष्ट हैं उससे और वो चाहते हैं कि हमें यही सरकार दोबारा वापस चाहिए ताकि हम लोग अपने आने वाले 5 साल को और भविष्य को हम लोग सुधार सकें। जो मेडिकल, आप देखिए कि पिछले 70 साल में उत्तर प्रदेश में 12,000 सीटें थी मेडिकल की, ये हमारी सरकार ने सीधे सीधे डबल कर दिया उनको और हम लोग आगे भी काम करना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जनता अब किसी के बहलाने फुसलाने में आने वाली है नहीं, उनको मालूम है उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कहाँ वोट डालना है, वो सब मन बना चुकी है अपना। ठीक है, अवाम मन बना चुके हैं, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसको वो चुनेंगे। रामपुर का रुख कर लेते हैं। पहले शोएब रजा हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि वीआईपी सीट है और सभी की नजर सेकंड फेज में रामपुर सीट पर जरूर है। शोएब, क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं हमारे नाजरीन को? बिल्कुल शाहबाज, देखिए इस वक्त मैं आजम खान के घर के बाहर हूं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते थे हर साल जब माफ कीजिएगा जब 2019 हो या 2017 में जब भी चुनाव हुए जी, तो इस घर के बाहर काफ़ी जो भीड़ है वो लगी रहती थी। हालांकि इस बार अभी वो नहीं है। कुछ देर के बाद जो अब्दुल्ला की माँ है, आजम खान की पत्नी है तंजीन फातिमा, वो वोट डालने के लिए जाएगी। उसके बाद अब्दुल्ला आजम यहाँ से निकलेंगे, उनका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि सुबह से चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो या फिर दूसरे जो नेता है कांग्रेस के नवाब जो नवेद मियाँ, उनके जो बेटे हैं हैदर जो चुनाव लड़ रहे हैं स्वार सीट से, उन तमाम लोगों की राय हमने देखी। लेकिन अब्दुल्ला आजम या आजम परिवार की तरफ से किस तरह की जो बातें हैं वो कही जाती है, इस पर सबकी निगाह लगी रहेगी। और देखिए हमें जो समझ आ रहा है, हम पहले भी रामपुर में आए हैं, रामपुर शहर में तमाम बातें तो हो रही है कि ये मुद्दे हैं, ये तमाम चीजें, लेकिन जो सेंटर है, जो मरकज है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो आजम खान ही है। उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा जो चुनाव है रामपुर का वो हो रहा है, क्योंकि वो जेल में है और 9 बार वो विधायक यहाँ से रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे, लोकसभा के मौजूदा सांसद है और फिर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कितना भी ये कोशिश कर लीजिए कि जो दूसरे मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चले जाए, लेकिन सच्चाई यही है जमीनी कि आजम खान के ही इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आजम खान से आप मोहब्बत कर सकते हैं आज, क्योंकि 14 फरवरी का दिन भी है, और आजम खान से आप घृणा भी कर सकते हैं अगर आपके नजरियात अलग हो, लेकिन आप आजम खान को रामपुर में रहते खास तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल यही सच्चाई है। आप उनसे उनके खिलाफ हो सकते हैं, उनके हिमायत में हो सकते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज रामपुर में नहीं किया जा सकता, इस बात को सब मानते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि पिछली कई दहाइयों की जो सियासत है रामपुर में वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, और अब चूंकि वो जेल में हैं तो और ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे उनके खिलाफ हो लोग या उनके फेवर में हो, तो उन्हीं के इर्द गिर्द अभी भी सियासत है। दूसरे जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी सीटों की बात करते हैं, स्वार की बात करते हैं, वहां से अब्दुल्ला आजम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार वो वहां से जीते थे। मजेदार बात यह है शाहबाज की जो शहर की सीट है, यहाँ नवाब जो नवेद मियाँ है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे स्वार से चुनाव लड़ रहे हैं हैदर। अलग अलग वो पार्टियों से जरूर है, यानी कि आजम खान और नवेद मियाँ की जो सियासी टक्कर है वो रामपुर में है, उनके बेटे और आजम खान के बेटे की जो टक्कर है वो स्वार में है। तो बाप और बेटे की जंग है 2 सीटों पर, उस पर सबकी निगाह लगी हुई है। वहीं अगर दूसरे जिलों की बात करते हैं, 5 में मुरादाबाद है, संभल है, अमरोहा है, इन तमाम जगहों पर भी जो चैलेंजेस है
वो आज जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए यहाँ पर दूसरे फेज में भी एक चैलेंज है। बिल्कुल, चैलेंज बहुत बड़ा है और इस चैलेंज को कैसे भारतीय जनता पार्टी पार पाएगी ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। शिव, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे रामपुर का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस शहर को समझने के लिए मेरे साथ जो एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं एजाज कमर साहब का रुख करना चाहूंगा। एजाज कमर साहब, पिछले 2017 का हम जिक्र करें यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी को इस लहर के बावजूद भी 5 में से सिर्फ 2 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई थी। इस वक्त ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं, उससे खुल के नहीं बोलता जी। बस मैं आपको इतना इशारों में बता दूं, जो फासिस्ट होते हैं वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और आजम खां हमेशा बीजेपी पे फासिस्ट होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आजम खां खुद मुसलमानों में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़े फासिस्टों में से एक हैं। उसकी वजह मैं उसको वाज़ेह कर देता हूँ। रामपुर आजादी से पहले सबसे छोटी रियासत थी, लेकिन कला और संस्कृति में ये बुलंदियों पे थी। यहाँ पे वास्तु कला हो या पाक कला हो, यहाँ 300 से ज्यादा पकवान होते थे, गोश्त की गुलाब जामुन होती थी, यहाँ पे नीम का हलवा होता था। उनको सजाने के लिए चांदी के वर्क बनाए गए। पहली एयर कंडीशन बिल्डिंग रामपुर में बनी। जामा मस्जिद का नक्शा यहाँ की जामा मस्जिद से बनाया गया। यहाँ जो लाइब्रेरी है वो आप जानते हैं एशिया से बेहतरीन लाइब्रेरी है। उसमें जो 4 मीनारें हैं, एक गुरुद्वारा दिखाई देगा, उसमें दूसरी मीनार में आपको चर्च दिखाई देगा, तीसरी में मस्जिद और चौथी में मंदिर, और चारों को एक ही मीनार में समा दिया गया है जी। रामपुर में जो रामपुर घराना था उसने ध्रुपद गायकी को बुलंदियों पर पहुंचाया। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर माने जाते थे, दिलीप कुमार कहते हैं, मोहम्मद अली, वो रामपुर में ही पैदा हुए थे, यहीं से गए थे। रामपुर में हास्य रस को काफी आगे बढ़ाया गया और मिर्जा गालिब एकमात्र ऐसी जगह थी, दिल्ली के बाद वो लखनऊ नहीं जाते थे कि मेरी जबान का तलफ्फुज खराब हो जाएगा, लेकिन रामपुर आया करते थे। तो रामपुर में चाहे राउंड कुत्ते हो या रामपुर का असील कबूतर लाहौर जाके लौट के आ जाता था। रामपुर का असील मुर्गा आज भी पाकिस्तान में 50,000 रुपए में मिलता है। ये सब अगर तारीख में 22 कारखाने रामपुर में हुआ करते थे। कोई भी कौम, वजह क्या थी कि यहाँ के लोग को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। नवाब का एक बेटा शिया होता था, दूसरा सुन्नी होता था। जब देवबंदियों और बरेलियों की लड़ाई आई तो यहाँ एक सुले कुल का एक आइडियोलॉजी लेके आए कि सब मिलके रहो, और 60% जो मंत्री वो ब्राह्मण होते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी समरसता की मिसाल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। ये तो आपने तारीख बता दी है एजाज कमर साहब, मैं प्रेजेंट सिनेरियो को समझना चाहूंगा। आजम खान ने इसी में डेंट डाला, जो हमारी देश की सबसे बड़ी पूंजी थी। जो भावनाओं की राजनीति करने वाले हैं, जितने भी फासिस्ट हैं, उन्होंने इस गंगा जमनी तहजीब को निशाना बनाया। और आजम खान अकेले मुसलमान थे जो यूपी में, जिनको ये कमी नजर आई, और इन्होंने इसको इतना आगे बढ़ाया, इतना तासुब, इतना नफरत बनाया कि आज हिंदू मुसलमान एक साथ बैठना मुश्किल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। राहुल लाल जी का रुख करना चाहेंगे। राहुल लाल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सेकंड फेज है, उत्तराखंड का बाद हम करेंगे, लेकिन पहले तो क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं आम है, तो मैं उत्तर प्रदेश से आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो सेकंड फेज है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एसपीआरएलडी ने बढ़त बना ली तो उनको आगे के लिए राह आसान हो जाएगी, और इसीलिए यह वजह है कि समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी लगातार एक के बाद एक कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, एक चीज़ देखना पड़ेगा कि चाहे हम लोग किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि को देखें, चाहे तमाम जो दूसरी चीज़ें हुई हैं, तो प्रथम चरण में कहीं न कहीं जो ध्रुवीकरण का मुख्य केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रयोगशाला बनाती थी, कैराना या तमाम दूसरे चीज़ों को, उसको जनता ने अपने तरीके से नकारा है उसको। देखिए, ध्रुवीकरण एक तरह से दोनों पक्षों के द्वारा होता था। मैं नहीं कह रहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती थी, विपक्षी पार्टियां भी करती थी, लेकिन कहीं न कहीं इस बार किसान आंदोलन ने शहबाज जी पूरे परिदृश्य को बदला है। और वहां पे जाट और मुस्लिमों की एकता जो है वो लोग मानते नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने प्रथम चरण में देखा और भारतीय जनता पार्टी और जो इनके लिए चुनौती खड़ी की। देखिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए ये बहुत आवश्यक है। उनके लिए देखिए, पिछले अगर 2014, 17 और 19 के इलेक्शंस जो हुए उसके तुलना में, चाहे प्रथम चरण के हैं या फिर अभी द्वितीय चरण में, देखिए चूंकि द्वितीय चरण में भी अगर आप देखिए कि उस समय जब आंधी तूफान की स्थिति थी, तब भी यहाँ पे विपक्ष एक तरह से समाजवादी पार्टी उस समय भी यहाँ पे बची कुची, आप उनकी जो 17 सीटें हम लोग देख रहे हैं, 47, एक तरह से वो इस जगह पे नजर आ रही थी। तो अभी उनके लिए काफी आवश्यक है कि वो इस दोनों चरण में पर्याप्त बढ़त ले लें और पूरी ताकत वो झोंकें, क्योंकि ये उनका गढ़ है। और इस गढ़ में अगर वो जितनी गहराई में वो प्रवेश करेंगे, उनको आगे के लिए उतना राहत मिलेगा। यहाँ पे 2-3 चीजें देखिए, आप ये चीज यहाँ पे ये आरोप लगा देना कि जो एक तरह से आजम खान है वही जो है कि एक तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।
देखिए हम लोगों को ये चीज मानना पड़ेगा। अभी भी आप देखिए कर्नाटक से हिजाब का विवाद आ रहा है, आप जबरन अब सभी लोग जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी समझते हैं कि वो इस समय इस तरह के मामलों को जिस तरह से गर्माहट प्रदान की जा रही है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर की जा रही है। तो देखिए आज भी हम लोगों ने सुबह सुबह जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, योगी आदित्यनाथ जी को, वो 80-20 के फॉर्मूले को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो परिभाषा अलग देते हैं, लेकिन संकेत सीधे सीधे एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वो भारतीय जनता पार्टी जो अब तक जो सफल नहीं हो रहा है उसको अभी भी वो पूरे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आवाम इन चीजों को कहीं कहीं नकार रही है और ऐसे स्थिति में उसके लिए सारा जवाबदेह आप बना दीजिए कि नहीं, आजम खान नफरत फैला रहे हैं। देखिए इस सरकार की स्थिति देखिए, यहाँ पे सीए एनआरसी के बीच में जब मामला चल रहा था 21 गोलियां चली, पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगे, लेकिन वो पुलिस वालों ने कहा हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन अभी तक उन मामलों में कुछ पता नहीं चला है। तो 21 युवकों की उस समय मृत्यु हुई। दूसरी तरफ कम से कम 28 बड़े साधुओं की हत्या हुई है पिछले साल में। तो हम लोगों ने देखा कि देखिए यहाँ पे जो पूरा शासन चला है, ना तो उसमें हम लोगों को हिंदू सुरक्षित दिख रहे हैं, ना उसमें मुस्लिम सुरक्षित दिख रहे हैं। तो ये आवाम जान चुकी है कि ये इन सब चीजों से हमारा समस्या का समाधान नहीं होना। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए पश्चिमी यूपी में मैं सबाजी भ्रमण कर रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, पश्चिमी यूपी के लड़के काफी भारी संख्या में आपको सुबह में जो है कि ग्राउंड पर दौड़ते हुए दिखेंगे। वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम सेना में जाके अपने राष्ट्रवाद को दिखाना चाहते हैं। लेकिन 2020 के बाद से वैकेंसीज नहीं मिली हैं। अब सेना की उम्र जो है वो 17.5 वर्ष से शुरू होती है और 21 वर्ष में खत्म हो जाती है। वो युवा होते हैं जिनको केवल 3 महीने में आर्मी की जो भर्ती के प्रोसेस है, रैलियां निकलती हैं, 3 महीने के भीतर में भर्ती प्रोसेस पूरा हो जाता है। उन सब युवाओं का नाराजगी कौन देखेगा? महंगाई के कारण जो गृहिणियों की स्थिति कौन देखेंगे? कई सारे तो ये सारे मुद्दे और जो तमाम समीकरण है वो समीकरण कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। ठीक है सुखप्रीत जी, हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी से आपका ताल्लुक है। खासतौर पर हम ये चाहेंगे कि मैं उत्तराखंड के लिहाज से समझना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर 3 अगर सीएम चेंज हो जाते हैं तो क्या इसका इंपैक्ट उत्तराखंड के अंदर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? सबसे पहले तो मैं जी इस्लाम के सारे दर्शकों से एक अपील करूंगा कि आज मतदान का दिन है, अपने घरों से निकल के मतदान कीजिए और इस मतदान के पर्व को बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। और दूसरी चीज, अब उत्तराखंड के लिए मैं आपको ये बात बोलूंगा कि हमारी इकलौती पार्टी है जो हर वर्ग को हर जगह एक आगे मंच पे लाने का काम करती है। अगर उनको लगता है कि पहला मुख्यमंत्री ने जो काम किया, दूसरे मुख्यमंत्री ने ये काम किया, अभी जो करंट जो काम कर रहे हैं, हर वर्जन को आगे लेके आती है। डेवलपमेंट का जो विजन है और मोदी जी का जो विजन है वो आगे लेके आती है। उत्तराखंड में आज क्लियर कट बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कोई वहां पे विपक्ष का कोई भी एक नेता ऐसा नहीं दिख रहा जिसको हम कह सके कि हाँ कांग्रेस का मतलब भी, आज कांग्रेस का आप देखिए सेंट्रल लीडरशिप में लेकिन सुखप्रीत जी देखिए ये बात बहुत वाज़ेह है कि हर एक पार्टी का लीडर अपने लिए कहेगा, लेकिन आवाम को ये कहना है कि भाई हमने अभी तक इतने साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी लीडर ऐसा नहीं हुआ है जो कि 5 साल तक सरकार चला पाया हो, और यही आवाम की नाराजगी होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सर मैं बिल्कुल इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि हर जो पार्टी में हर आदमी को मौका मिलना चाहिए अगर वो पार्टी के अंदर है। सिर्फ एक ये पारिवारिक पार्टी नहीं है हमारी जहां पे राहुल गांधी जी या उनके बेटों को या आने वाले मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक टेन्योर के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर हो रहा है चेंज या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी चेंज हुए थे, हमने देखा था कि विजय बहुगुणा और हरीश रावत का। लेकिन मेरा सवाल सर इतना है कि आवाम को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया अभी तक एनडी तिवारी को छोड़कर। नहीं सर ये मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, हर एक को मौका देती है। तो वो तो सर कांग्रेस भी बोल देगी ना सुखप्रीत जी, वो तो कांग्रेस भी बोल देगी कि हमने भी 2 चेंज कर दिए, फिर हमने भी परिवारवाद नहीं फैलाया। फिर तो नहीं, उनका तो कोई एक उनका चेंज करने का मंतव्य ये है कि वहां पे करप्शन, उनके पास सेंट्रल लीडरशिप में या स्टेट लीडरशिप में एक भी व्यक्ति नहीं है कि जो आदमी वहां पे आके कह सके कि हाँ मैं ये सरकार का मेरा विजन है, ये मेरी सोच है। वहां पे एक नेता के पास, आज देखो सेंटर में एक भी नेता नहीं है कांग्रेस के पास जो आके उनका प्रवक्ता बन सके या उनका सेंटर लीडरशिप में जिसने सरकार में काम किया हो वो पब्लिक को संबोधन कर सके। उनके पास एक भी आदमी नहीं है। यहाँ पे लीडरों की हमारा जो
बीजेपी परिवार का यही तो सबसे बड़ा वो है कि यहाँ अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी कल को चीफ मिनिस्टर बन सकता है और हर व्यक्ति को मौका ये तो अच्छी बात कही आपने कि ये अच्छी बात कही राहुल, आज इसके ऊपर कुछ रेट करना चाह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि भाई वहां पे कोई एक नेता नहीं है जिसने सेंट्रल लीडरशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरे हरीश रावत को ही देख लीजिए, उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप जो भाई सुन तो लीजिए भाई, आप देखिए आप एक चीज जान लीजिए, जो शहबाज जी का जो सवाल था, देखिए मैं उस सवाल से बड़ा सहमत हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए आवाम क्या चाहती है, आवाम चाहती है कि भाई हमें कोई फूल एक मुख्यमंत्री मिले। उस समय कांग्रेस के जाने का भी बड़ा कारण यही चीज रहा। देखिए आप अगर 57 सीटें मिली, देखिए उत्तराखंड के इतिहास में, जरा सा सुन लीजिए, एक मिनट कंप्लीट कर देते हैं। हाँ सुखप्रीत जी, एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए उत्तराखंड के इतिहास में ये बड़ी जबरदस्त चीज थी कि 57 सीट, 70 में से 57 सीट देके जनता का क्या उद्देश्य था कि हम एक बड़ी मजबूत और अस्थायी सरकार बनाए, क्योंकि वो देखिए वहां पे वो जो परिवर्तन था अचानक से बीच में मुख्यमंत्री का हट जाना, उससे वो दुखी थे। मैंने देखिए आप क्या कारण क्या था उसका, भाई आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को ला रहे हैं, तीरथ सिंह रावत को ला रहे हैं, पुष्कर धामी को ला रहे हैं। देखिए आज आपने पुष्कर सिंह धामी को अगले बार के लिए आपने चेहरा बनाया है, तो अगर आपने पुष्कर सिंह धामी को अगले बार के लिए चेहरा बनाया है, तो मैं तो वहां पर गया हूँ। उत्तराखंड की जनता ये कहती है कि अगर भाई हमें पुष्कर सिंह धामी से कोई शिकायत नहीं है, मान लेते हैं कि वो योग्य मुख्यमंत्री है, तो जनता की शिकायत ये कि भाई अगर यही योग्य थे तो फिर आपने 4 साल हमें अयोग्यों के हाथ में क्यों रखा, उनको फुल 5 साल का टर्म दे देते। भाई अगर वो पुष्कर सिंह धामी को आपने बाकियों से बेहतर माना होगा ना, यही जनता का सवाल है। देखिए उत्तराखंड को लेके ये एक बड़ा सा मामला है कि आप प्रचंड बहुमत के बावजूद भी वहां पर मुख्यमंत्री बदलते हैं। जनता में इस कारण से एक आक्रोश है इस चीज को लेकर। अब देखिए एक चीज मैं और कहूंगा शहबाज जी,